अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में है। इससे पहले हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा, फिर इसके बाद मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड 1। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड 2 है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड 2 को स्टार्ट करने से पहले हम पिछली कुछ फार्मूलाज को दोहराएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने वो बॉडी स्टडी की थी जो टेक्स थी, जो रिजिड बॉडीज थी। इसका मतलब ये है कि वो बॉडीज थी जो कि रिजिड थी। जब हम इस पर फोर्स लगाते थे तो इसमें डिफॉर्मेशन नहीं आता था और वो हर किस्म लोड बर्दाश्त कर सकते थे। फिर हमने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड 1 पढ़ा। इसमें हमने डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में पढ़ा कि बॉडी में डिफॉर्मेशन आता है जब हम इस पर फोर्स डालते हैं। नाउ अब हम और कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड 2 पढ़ते हैं। इसमें भी हम डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और एमओएस 1 में हमने मुख्तलिफ फार्मूलेस पढ़ी थी। सबसे पहले जो है यहाँ पर एक बीम है। अगर इस बीम में डिफ्लेक्शन आता है तो इस डिफ्लेक्शन को हमने डेल्टा एल कहा था कि इसकी लेंथ में चेंज आता है। नाउ यहाँ पर जो लेंथ में चेंज आता है और यहाँ पर जो लेंथ में चेंज आता है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा एल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी डेल्टा एल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इस डिफॉर्मेशन को हमने मालूम करने के लिए या डिफ्लेक्शन को हमने मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज किया था कि पी एल डिवाइड बाई ए ई। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो बराबर है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के। इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील जो है वो 29,000 केएसआई है फॉर स्टील एंड इलास्टिसिटी इज 57,000 केएसआई फॉर कंक्रीट। हमने फार्मूला प्रेशर फोर्स को मालूम करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू 57,000 केएसआई फॉर कंक्रीट इनटू अंडर रूट फोर्स। टॉर्क फिर हमने पढ़ा था कि टॉर्क बराबर है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के, या टॉर्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय इट्स मूवमेंट आर्म की, इस डिस्टेंस की। सो टॉर्क बराबर है एफ मल्टीप्लाई बाय डी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय इट्स मूवमेंट आर्म। फिर हमने प्लेक्सर स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ा था। प्लेक्सर स्ट्रेस बराबर है एम वाई डिवाइड बाई आई की, जिसमें एम मूवमेंट के बराबर है, वाई जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द नॉर्मल एक्सिस एंड आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई बराबर है बी एच क्यू डिवाइड बाई चल की। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रेन को मालूम करने के लिए या डिफॉर्मेशन को मालूम करने के लिए पी एल डिवाइड बाई ए ई। It's a normal form, or for the beam deflection or deformation, while for the circular forms or for the circular section it would become TL divided by JG. दिस इज द फार्मूला। फिर हमने प्लेक्सर फार्मूला ये तो मैंने बता दिया एम वाई डिवाइड बाई आई के बराबर है, और इसमें जब हम टॉर्क इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो फिर हमारे पास ये बराबर हो जाएगा टी डिफॉर्मेशन डिवाइड बाई जे की। नाउ एमएस 2 का जो हमारा पहला टॉपिक है वो कंबाइन लोडिंग के बारे में है। पहले जितनी भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी वो इसमें सिर्फ एक फोर्स ही लगता था। अब हमारे पास एक बॉडी पे मुख्तलिफ फोर्सेस लगते हैं और हम इस मुख्तलिफ फोर्सेस से बॉडी में जो डिफॉर्मेशन आता है एज अ रिजल्ट, एज अ नेट डिफ्लेक्शन आता है, इसको हम मालूम करेंगे। स्ट्रेसेस एक्सियल स्ट्रेस को मालूम करने का जो फार्मूला है वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है, और डिफ्लेक्शन को मालूम करने के लिए पी एल डिवाइड बाय ए ई है। नाउ अगर हम बेंडिंग मूवमेंट के बारे में बात करें तो बेंडिंग मूवमेंट में क्या आता है, बेंडिंग मूवमेंट क्यों प्रोड्यूस हो जाता है, शेयर स्ट्रेस की वजह से। और शेयर स्ट्रेस का जो फार्मूला है या जो प्लेक्सर स्ट्रेस का फार्मूला है, या इसको हम बेंडिंग स्ट्रेस भी कहते हैं, बेंडिंग मूवमेंट की वजह से जो स्ट्रेस आता है इसको हम प्लेक्सर स्ट्रेस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लेक्सर स्ट्रेस बराबर है एम वाई डिवाइड बाय आई के। नाउ अगर हम इसमें टॉर्क की बात कर दे तो फिर ये स्ट्रेसेस बराबर हो जाएगा टॉर्क इनटू डिफॉर्मेशन डिवाइड बाय जे की, या टी एल डिवाइड बाय जे जी फॉर द सर्कुलर सेक्शंस। नाउ अगर हम स्ट्रेस फाइंड करते हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट विद इन द क्रॉस सेक्शंस, तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक फार्मूला यूज करते हैं, और वो फार्मूला है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू वी क्यू डिवाइड बाय आई बी। ये तो सारी हमारी 7 फार्मूलास हो गई जो कि हमने पिछली सब्जेक्ट्स में पढ़े थे। नाउ अब हम प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें वो रिकॉल हो जाती है हमारी जो पिछले हमने जो फार्मूलास पढ़े हैं। हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है कि यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम है जो कि यहाँ पर फिक्स है, और इस कैंटिलीवर बीम की इस एंड पे 2 फोर्सेस लगती है। एक हमारे पास नॉर्मल फोर्स है और एक एक्सियल फोर्स है। नाउ नॉर्मल फोर्स जो है इसको हमने P2 कहा है और एक्सियल फोर्स को हमने P1 कहा है। P2 हमारे पास 100 न्यूटन के बराबर है और P1 हमारे पास 200 न्यूटन के बराबर है, और इसका जो स्पैन है, इसका जो डिस्टेंस है, जिसका जो लेंथ है वो हमारे पास 10 मीटर है। इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो बराबर है 30 सेंटीमीटर और हाइट इसका है 90 सेंटीमीटर का। नाउ हमारे साथ क्वेश्चन में है कि आप फाइंड कर दें, किस चीज को फाइंड कर दे, शेयर स्ट्रेस को फाइंड कर दे और नॉर्मल स्ट्रेस को फाइंड कर दे। At a point 4 cm above the normal axis से 4 cm above, and at the support sections, at the mid of the support sections। इस बात का मतलब ये है कि आपने जो क्रॉस सेक्शन ली है, इस क्रॉस सेक्शन की मिड में जो नॉर्मल एक्सिस है, इस नॉर्मल एक्सिस से 4 cm above आप शेयर स्ट्रेस फाइंड कर दे और आप नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड कर दे। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ती है। न्यूट्रल एक्सिस सबसे पहले क्या होता है, where the plexural stresses are 0, we call its normal axis, न्यूट्रल एक्सिस। या न्यूट्रल एक्सिस हमेशा रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो मिड सेक्शन होता है वो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस होता है। ये हमारे पास प्री बॉडी डायग्राम है कि ये जो यहाँ पर फिक्स है ये बीम, ये जो कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर P1 P2, यहाँ पर P2 लगता है 100 न्यूटन और P1 लगता है 200 न्यूटन। ये क्या है, ये P1 है, ये P2 है, ये P2 है हमारे पास, और ये P1 हो गया। ये 200 न्यूटन है और ये 100 न्यूटन है। नाउ इसकी वजह से यहाँ पर जो है ये फिक्स बीम है, तो फिक्स बीम के लिए 3 रिएक्शन फोर्सेस वो क्या करते हैं, एज अपोजिशन वो रिएक्शन शो करता है। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है, वर्टिकल फोर्स होता है और मूवमेंट को रेजिस्ट करता है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए HB हम लिखते हैं, वर्टिकल के लिए हम VB लिखते हैं और मूवमेंट के लिए हम MB लिखते हैं कि मूवमेंट एट पॉइंट B। नाउ
जब हम वी बी एच बी और एम बी को फाइंड करते हैं तो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को सामने लाती है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि हाफ एक्स डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस लगती है आप इसका समेशन ले ले, और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि आप वाई डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस लगती है आप इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे और इसको 0 के बराबर ले। और मूवमेंट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि आप एक स्पेसिफिक पॉइंट को चूज करेंगे और इस पॉइंट पे आप मूवमेंट को 0 ले लेंगे, जितनी भी मूवमेंट्स लगती है इन सारों को इसी पॉइंट में 0 लेते हैं। नाउ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्सेस लगती है, एक p1 लगता है इसी डायरेक्शन में और एक hb लगता है इसी डायरेक्शन में, और कोई फोर्सेस नहीं है। राइट डायरेक्शन का जो फोर्सेस है वो हम पॉजिटिव लेते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन का हम नेगेटिव लेते हैं। तो p1 positive minus hb negative because this is in the negative direction, so p1 minus hb and this should be equal to 0 because we call it that summation of f of x is equal to 0, ये हम 0 के बराबर ले लेंगे। ये जब इस तरफ आ जाएगा तो p1 is equal to hb। नाउ p1 हमारे पास मालूम है कि वो है 200 न्यूटन, सो हमारे पास जब p1 200 न्यूटन के बराबर हो गया, ये दोनों बराबर है, तो इस बात का मतलब ये है कि hb भी क्या है 200 न्यूटन है। नाउ दूसरी तरफ समेशन ऑफ f of y is equal to 0, अपवर्ड फोर्सेस हम पॉजिटिव लेते हैं और नेगेटिव फोर्सेस हम नेगेटिव लेते हैं। नाउ अब हम वर्टिकल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। वर्टिकल टू फोर्सेस लगती है, एक फोर्स तो ये है P2 जो है P2 नीचे लगता है और एक VB है जो अपवर्ड फोर्स है। सो नाउ नीचे वाला जो फोर्स है इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो माइनस P2 प्लस VB बिकॉज अपवर्ड फोर्सेस शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, सो माइनस P2 प्लस VB इज इक्वल टू 0। अब P2 हमारे पास मालूम है, P2 कितना है, वो 100 न्यूटन है, सो माइनस 100 न्यूटन प्लस VB इज इक्वल टू 0। जब आप इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कि VB इज इक्वल टू 100 न्यूटन या VB इज इक्वल टू P2 और VB क्या है 100 न्यूटन है, तो हमारे पास P2 भी क्या हो जाएगा 100 न्यूटन, या P2 100 न्यूटन है तो ये भी 100 न्यूटन हो जाएगा। सो हमारे पास जो रिजल्टेंट है VB फाइंड हो गया वो क्या है 100 न्यूटन। हमने HB फाइंड कर दिया, हमने VB फाइंड कर दिया और वो भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। नाउ अब हम मूवमेंट फाइंड करेंगे। मूवमेंट का तरीका ये है कि आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मूवमेंट 0 ले लेंगे, हम B पॉइंट पे मूवमेंट 0 लेते हैं और इससे मूवमेंट आर्म पे जितनी भी फोर्सेस लगती है हम इसको इस पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर एक ये फोर्स लगता है, जो भी फोर्स आपका जो स्पेसिफिक पॉइंट है जिस पे आप मूवमेंट 0 लेते हैं इससे गुजरता है, तो इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर मूवमेंट, मैं आपको एक बात समझता हूँ, यहाँ पर अगर हम मूवमेंट 0 लेते हैं और यहाँ पर फोर्स लगता है तो हमारे पास मूवमेंट एट दिस पॉइंट शुड बी इक्वल टू द फोर्स दैट इज अप्लाइड इन द मूवमेंट ऑन द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स इन द मूवमेंट दैट यू शुड हैव टू बी टेकन। नाउ अब हमारे पास यहाँ पर है कि आप अगर मूवमेंट यहाँ पर फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, इस फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस डिस्टेंस के साथ। नाउ अब अगर ये फोर्स यहाँ पे लगता है सो ये फोर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इसमें कोई भी नहीं है, सो जब डिस्टेंस नहीं है तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, r 0 हो जाएगा, तो जब p फोर्स जो है ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। तो हमारे पास, मेरी बात का मतलब ये है कि आप जिस पॉइंट पे मूवमेंट लेते हैं इस पॉइंट से जितनी भी फोर्सेस गुजरती है वो सब 0 के बराबर हो जाएगा, इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। सो नाउ P1 मल्टीप्लाई बाय 0 बिकॉज P1 लगता है यहाँ पर और यहाँ पर हमने फोर्स 0 लिया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, इसी पॉइंट से गुजरता है तो यहाँ पर ये 0 होगा। नाउ P2 ये फोर्स लगता है और इसका जो मूवमेंट आर्म है वो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस ऑलरेडी नोन है जो कि है 10 मीटर। सो P2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस VB इज दिस फोर्स एंड दिस फोर्स आल्सो शुड बी दिस फोर्स आल्सो पास फ्रॉम दिस पॉइंट, this B point, so their moment arm should be equal to 0, so their moment should also be equal to 0, so VB multiplied by 0 minus MB। नाउ मूवमेंट को हम डायरेक्ट लेते हैं, मूवमेंट ये क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये हमारे पास माइनस बी हो गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने कहा था कि हम सारी मूवमेंट को यहाँ पर जितनी भी मूवमेंट्स लगती है इन सारी मूवमेंट को हम 0 के बराबर ले लेंगे, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। सो नाउ इस MB को इस तरफ ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, MB इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये दोनों काट दिए जाएंगे। नाउ P2 मल्टीप्लाई बाय 10, P2 हमारे पास है 100 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 10, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 शुड बी इक्वल टू 10,000, सो ये हमारे पास हो गया 10,000 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास मूवमेंट मालूम हो गया एट पॉइंट B, हमने पॉइंट B पे मूवमेंट मालूम कर दिया। नाउ अब अगर हम इस सेक्शंस का क्रॉस सेक्शन ले रहे तो ये इस तरह हो जाएगा कि यहाँ पर P2 लगता है, यहाँ पर P1 लगता है, यहाँ पर जो हमने मूवमेंट मालूम कर दिया ये P2 जो है हमारे पास 100 न्यूटन है, P1 हमारे पास 200 है, यहाँ पर जो HB लगता है वो भी हमने मालूम किया है HB ये भी 200 है, यहाँ पर V भी हमने मालूम किया वो भी 100 न्यूटन है, और हमने जो मूवमेंट मालूम किया वो मूवमेंट है हमारे पास 1000 न्यूटन मीटर, सॉरी 1000 न्यूटन मीटर। अब अगर हम एक्सियल स्ट्रेस को फाइंड करते हैं तो एक्सियल स्ट्रेस का फार्मूला ये है या नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला ये है कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, सो P डिवाइडेड बाय एरिया, और ये जो फोर्स लगता है नॉर्मल एक्सिस पे जो फोर्स लगता है वो HB लगता है, ये नॉर्मल एक्सिस है ना, ये नॉर्मल एक्सिस है ये, और नॉर्मल एक्सिस पे फोर्स लगता है वो HB लगता है, या आप P1 भी लिख सकते हैं। सो HB डिवाइडेड बाय P1 और HB एक दूसरे के बराबर है इसलिए HB डिवाइडेड बाय एरिया। नाउ HB हमारे पास 200 न्यूटन है डिवाइड बाय एरिया, एरिया हम ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है और रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया फाइंड करने के लिए हम B मल्टीप्लाई बाय H कर दे, इसका एरिया बराबर हो जाएगा। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 93 यानी 27 तो 2700 हो जाएगा, 2700, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ जब हम इसको मीटर स्क्वायर में तब्दील करेंगे तो इसको हम 1000 पे डिवाइड करेंगे या अब हम इसको हम डबल 100 पर डिवाइड करेंगे, इस तरह हो जाएगा कि 27,000 डिवाइडेड बाय 100
इंटू डिवाइड बाई 100, क्योंकि सेंटी है और फिर इस पे स्क्वायर है तो ये सेंटी स्क्वायर, ये 100 इंटू 100 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास आता है 0.27 मीटर स्क्वायर। ये यूनिट्स कन्वर्जन है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस कर दे। नाउ एक्सियल स्ट्रेस शुड बी इक्वल टू -740.74 पास्कल आर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन इसलिए है कि ये कंप्रेशनल फोर्स है, ये कंप्रेशनल फोर्स है। ये HB और ये जो P1 लगता है ये एक दूसरे के सामने है या एक दूसरे के अपोजिट है। नाउ सेम वेकेंट प्रिंसिपल क्या है कि अगर पॉइंट लोड एक बॉडी पे लगता है तो इस बॉडी में इस पॉइंट लोड का जो रिएक्शन है, इसका जो अपोजिशन है, इसका जो इफेक्ट है, वो सारी सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस तरह? अगर यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगता है तो यहाँ पर इस फोर्स का जो इफेक्ट है वो किस तरह शो होगा? यहाँ पर ये इस तरह सिर्फ इस ही पॉइंट पे नहीं होगा, ये इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा और इसी पर भी। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगाते हैं लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो इस सारी बीम के सारे क्रॉस सेक्शन पे आएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड वेकेंट प्रिंसिपल है कि अपॉन लोड फोर्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड along their cross-sectional area uniformly. Now, flexure stresses at a point. If you have to find the flexure stresses at a specific point, then you have to use some specific formula, and that is bending stress or flexure stresses. That is my divided by I. For इसके लिए जो y है वो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस है, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में या गिवन डेटा में दिया गया है, जो कि है 4 सेंटीमीटर। इसको हम जब मीटर में लिखते हैं तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, 0.04 मीटर हो जाएगा। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो bh क्यूब डिवाइड बाय 12 है। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो bh क्यूब डिवाइड बाय 12 है। नाउ अब अगर आप सर्कुलर सेक्शन के लिए इसको फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई d4 डिवाइड बाय 64। ये हमारे पास इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर द सर्कुलर सेक्शन, एंड फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन वी कैन यूज दिस फार्मूला। सो नाउ b is 30, दिस इज द लेंथ ऑफ द बीम, 90 is the height into cube divided by 12। नाउ यहाँ पर मैं आपको एक बात समझता हूँ। अगर आपने एक बीम को देखा होगा, वो बीम जो होता है वो इसका जो हाइट है वो ज्यादा होता है और इसका जो लेंथ है या इसका जो वेट है वो कम होता है। तो ये इस क्यू, इसका जो मेन रीजन है और कॉन्सेप्चुअल रीजन ये है कि जब हम बीम को बनाते हैं तो इसका जो हाइट है उसको हम ज्यादा रखते हैं और इसके वेट को हम कम रखते हैं। ये इसी वजह से है कि जब इसका हाइट ज्यादा होता है तो ये बहुत ज्यादा लोड बर्दाश्त कर सकता है। अगर हम इसके बजाय इसके वेट को ज्यादा कर दें तो फिर ये जल्दी टूट जाएगा या इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा। तो इसको डिफ्लेक्शन कम करने के लिए हम इसकी हाइट को ज्यादा कर देंगे। और अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस की तरफ आ जाए कि क्यू है तो फिर ये फार्मूला है bh क्यूब डिवाइड बाय 12। अगर आप हाइट को ज्यादा कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा तो इस बात का मतलब ये है कि वो डिफ्लेक्शन आने का चांसेस इसमें कम हो जाते हैं। तो ये h क्यूब है, अगर आप हाइट को 1.2 ज्यादा कर देंगे तो ये 8 ज्यादा हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि 2 पर अगर आप क्यूब ले लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज को डबल कर देंगे तो इसकी ट्रिपल टाइम्स हो जाएगा। तो इसी वजह से जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ही ज्यादा हो जाएगा इतना ही हमारे पास जो इसका जो लोड कैपेबिलिटीज है वो ज्यादा हो जाती है और इसका जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाता है। तो हमको चाहिए कि हम इस तरह ही बीम बनाएं जिसमें डिफ्लेक्शन कम से कम आए। और इसी डिफ्लेक्शन को कम करने के लिए हम कंक्रीट के साथ स्टील का यूज भी कर सकते हैं, स्टील का यूज भी करते हैं। और इसलिए करते हैं क्योंकि कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो तो ज्यादा है लेकिन इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ को ज्यादा करने के लिए हम इसमें स्टील यूज करते हैं। नाउ अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ पर मालूम कर दिया कि वो बराबर हो गया 0.1822 m/, इसका यूनिट है। नाउ फ्लेक्सर स्ट्रेस बिकम इक्वल टू my डिवाइड बाय i। मूवमेंट जो है वो 1000 न्यूटन मीटर है, y हमने मालूम कर दिया और i जब आप इसमें पुटिंग करेंगे तो इस फार्मूला में तो इससे आंसर आ जाएगा 219.53 न्यूटन। सो ये हमारे पास फ्लेक्सर स्ट्रेस का फोर्स है या इसका जो स्ट्रेसेस है वो आ गया। नाउ अब अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस को, नेट नॉर्मल स्ट्रेसेस को फाइंड करते हैं तो नेट स्ट्रेसेस का मतलब ये है कि आप सारे स्ट्रेसेस को ऐड कर दें। तो यहाँ पर 2 स्ट्रेसेस लगते हैं, एक होता है एक्सियल स्ट्रेसेस या नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा है हमारे पास फ्लेक्सर स्ट्रेसेस जो बेंडिंग की वजह से होता है। सो एक्सियल स्ट्रेस हमने मालूम कर दिया था वो -740.74 था और बेंडिंग स्ट्रेस और जो फ्लेक्सर स्ट्रेसेस है वो 219.53 था। तो हमारे पास जो नेट स्ट्रेस है वो 521.21 पास्कल। इसका नेगेटिव साइन कंप्रेशनल स्ट्रेस डिनोट करता है। नाउ compressional stress should be taken as positive while tensile stress should be taken as negative, and which causes the beam concave upward। अगर आपके साथ एक मूवमेंट है और इस मूवमेंट की वजह से जो बीम है इसमें कॉन्केव साइड अपवर्ड आता है तो इसी तरह ही मूवमेंट को या इसी तरह की डिफ्लेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। और जब मूवमेंट आता है किसी बीम में और इसका कॉन्केव साइड डाउन होता है तो इसको हम नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। एक को हम पॉजिटिव लेते हैं और दूसरे को हम नेगेटिव लेते हैं। पॉजिटिव वो होगा जिसका कॉन्केव साइड अपवर्ड होगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर एक बीम में डिफ्लेक्शन आता है और इसका कॉन्केव साइड अपवर्ड हो, इसका कॉन्केव साइड अपवर्ड हो तो इसी तरह की डिफ्लेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर एक बीम में डिफ्लेक्शन आता है और इसका जो कॉन्केव साइड है वो हमारे पास डाउनवर्ड हो तो इसी को हम नेगेटिव डिफ्लेक्शन कहते हैं या नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। नाउ पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस और नेगेटिव शेयर स्ट्रेस आप किस तरह पहचानेंगे? जब इसका लेफ्ट साइड जो है वो ऊपर जाता है और इसका राइट साइड नीचे चला जाता है तो इसी तरह के स्ट्रेसेस जब प्रोड्यूस होते हैं तो इसको हम पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस कहते हैं या पॉजिटिव शेयर कहते हैं। और नेगेटिव शेयर वो होगा जब इसका राइट साइड
वो अपवर्ड जाता है और लेफ्ट साइड उसका नीचे जाता है। तो इसी तरह की बेंडिंग या इसी तरह की स्ट्रेसेस की वजह से, इस तरह की फोर्सेस की वजह से जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे वो स्ट्रेसेस वो शेयर नेगेटिव तस्वुर होगा। नाउ अगर हम इसी ही डायग्राम की या इसी ही कैंटिलीवर बीम की हम एक्सियल फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना चाहते हैं तो वो किस तरह होंगी। अगर हम एक्सियल फोर्स की बात कर दें तो एक्सियल फोर्स यहाँ पर 200 फोर्स यहाँ पर लगता है पॉजिटिव एंड 200 फोर्स यहाँ पर लगता है। नाउ अब हम राइट साइड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं और नेगेटिव साइड को, लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा -200। तो ये बन जाएगा -200, ये नीचे आ जाएगा। फिर ये यहाँ पर स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर अभी इसके दरमियान में कोई फोर्सेज नहीं लगता और एट द एंड ये 200 इसी तरफ हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा +200। सो यहाँ पर ये +200 ये वापस अपनी तरफ अपनी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एरिया बन गया इसको हम कहते हैं एरिया एक्सियल फोर्स, एरिया या एक्सियल फोर्स डायग्राम ये बन गया। नाउ अब हम शेयर फोर्स डायग्राम के बारे में बात करते हैं। शेयर फोर्स यहाँ पर 2 फोर्सेस लगती है, एक फोर्स तो ये P2 है जो कि नीचे है और एक P1 VB है जो कि है 100 न्यूटन। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। नाउ यहाँ पर भी ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव -100 आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्सेस दरमियान में नहीं है और ये +100 हो जाएगा तो ये अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। तो ये भी नेगेटिव है। नाउ अगर हम बेंडिंग मोमेंट के बारे में बात करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट हमारे पास यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो 0 होगा और यहाँ पर जब हमने बेंडिंग मोमेंट को क्योंकि यहाँ पर जब हमने बेंडिंग मोमेंट मालूम कर दिया तो वो कितना आया था 1000 न्यूटन मीटर आया था। तो 1000 न्यूटन मीटर को हम इस तरह नाउ अब ये कर्व ये किस तरह बन गया, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1000 न्यूटन मीटर है तो आप इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको नेगेटिव में ले लेंगे। लेकिन एक बात है, अगर आपके पास शेयर फोर्स डायग्राम 0 डिग्री कर्व है तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शुड बी 1 डिग्री कर्व। अगर आपके पास शेयर फोर्स डायग्राम 1 डिग्री कर्व है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 2 डिग्री कर्व होगा। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 2 डिग्री कर्व है तो इसके साथ आपके पास जो कर्व होगा वो कर्व 3 डिग्री कर्व होगा और इसके साथ अगर डिफ्लेक्शन है तो डिफ्लेक्शन 4 डिग्री कर्व होगा। इसी के बरक्स इसका मतलब ये है कि अगर शेयर फोर्स डायग्राम 1 है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 2 डिग्री कर्व होगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शुड बी इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री फ्रॉम द शेयर फोर्स डायग्राम एंड द कर्व मोमेंट डायग्राम शुड बी इंक्रीजेस फ्रॉम द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय 1 डिग्री। सो इट्स मीन दैट शेयर फोर्स डायग्राम अगर 1 डिग्री है तो बेंडिंग मोमेंट 2 डिग्री होगा, अगर ये 0 डिग्री है तो ये 1 डिग्री होगा। तो ये हमारे पास 1 डिग्री कर्व है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ हमारे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है कि आप नॉर्मल एक्सिस से ऊपर 4 सेंटीमीटर ऊपर आप क्या कर दे, आप फाइंड कर दे स्ट्रेस को। तो स्ट्रेस हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये जो पूरा है ये 90 है, 90 को जब हम ऑफ हाफ करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। तो इस बात का मतलब ये है कि इसका जो नॉर्मल एक्सिस है वो 45 पे है। नाउ अब ये कहते हैं कि आप इसके नॉर्मल एक्सिस से 4 सेंटीमीटर अपवर्ड जाए तो जब हम ऊपर जाते हैं 4 सेंटीमीटर तो ये 41 आ जाएगा और ये तो अपनी जगह 30 है। नाउ क्यों हम मालूम करेंगे मूवमेंट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, मूवमेंट ऑफ दिस पॉइंट। सो मूवमेंट ऑफ दिस पॉइंट मिड में होगा। नाउ अब हम इस मिड को कैसे मालूम करेंगे, तो इसके लिए मूवमेंट एट दिस मिड पॉइंट, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 41, 30 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 41 डिवाइड बाय 2। इसको मूवमेंट मालूम करने के लिए तो ये बन जाएगा 0.030135 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या मालूम हो गया, मूवमेंट मालूम हो गया। नाउ इसके लिए हमने स्पेसिफिक फार्मूला पढ़ा था वो की है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू V क्यूब डिवाइड बाय IB। इसमें हमने V हमारे पास क्या था वो 100 न्यूटन था, VB मल्टीप्लाई बाय EQ ये हमने मालूम कर दिया, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमने मालूम किया था और B हमारे पास जो वेट है और वेट कितना है वो 30 सेंटीमीटर था और जब हम इसको मीटर में तब्दील करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 55.13 न्यूटन मीटर। सो दिस इज द स्ट्रेसेस एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट दैट यू मेंशन इन द गिवन डेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द some maximum allowable stresses in different cross-sectional members, whether they are in the beam or they may be cantilever beam or simply supported beams. So in the next lectures we are starting from that. Thank you, Allah Hafiz.